हाय फ्रेंड्स, अभी लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले जीव विज्ञान का दोस्तों क्लास नोट्स, जो कि दोस्तों रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया। दोस्तों इस बुक में दोस्तों एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों, 6 से 12 तक का। तो आप लोगों के हर एक एग्जाम के दोस्तों यह महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों सेशन, जहाँ जहाँ आपका साइंस पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है ये हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों, जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखा। उसके बाद दोस्तों देखिए सेकंड, सजीव की संरचना भी हो चुका है, कोशिका विभाजन, पादप जंतु उत्तक, वायरस, पादप जगत, जंतु जगत। और ये दोस्तों हम लोग का अभी जो चल रहा है चैप्टर दोस्तों, सजीवों की प्रमुख क्रियाएं, जो कि दोस्तों मेजर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसका लास्ट सेशन आज हम लोग करेंगे दोस्तों। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पादपों में पोषण। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कुछ बच गया था दोस्तों पॉइंट्स, जो कि आज हम लोग इस सेशन में ख़त्म करेंगे। और जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे फ्रेंड्स, वो जाके इस चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। आपको वहाँ सारा पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आप लोग क्रमबद्ध तरीका से देखते हुए आइए दोस्तों, तब आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों, हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े रहते हैं। उदाहरणतः दोस्तों सिल्क कॉटन वृक्ष। पर्ण विन्यास देखिए दोस्तों, पर्ण विन्यास तने अथवा शाखा में पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं फ्रेंड्स, पर्ण विन्यास कहते हैं। आगे दोस्तों, यह प्राय 3 प्रकार का होता है। यह प्राय दोस्तों 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। उदाहरणतः गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। सम्मुख प्रकार में देखिए दोस्तों, सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों केलोट्रोपिस आक और अमरूद। केलोट्रोपिस आक और अमरूद दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, नेक्स्ट हम लोग का, यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है, तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे एल्स्टोनिक डेविड ट्री दोस्तों। पत्ती के रूपांतर, सेकंड देखिए दोस्तों, पत्ती के रूपांतर में देखिए तो पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है दोस्तों, अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए परतान में जैसे मटर और रक्षा के लिए सूल कांटों में जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं फ्रेंड्स। प्याज तथा लहसुन के गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है दोस्तों। प्याज तथा लहसुन की गुद्देदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती है दोस्तों। इन पौधों में पर्णवृत्त फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है। उदाहरण तो दोस्तों घटपर्णी, वीनस फ्लाइट ट्रेप है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों पुष्पक्रम इन्फ्लोरेस्सेंस दोस्तों। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेस्सेंस फूल एक रूपांतरित प्ररोह है दोस्तों। फूल एक रूपांतरित प्ररोह है, जहाँ पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पोड़ियाँ लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है दोस्तों। गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। पुष्प अक्ष में फूलों के लगने के क्रम की पुष्पक्रम कहते हैं दोस्तों। पुष्पी अक्ष में फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर पुष्पक्रम को 2 प्रकार असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया दोस्तों। असीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती है दोस्तों और फूल पार्श्व में अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं दोस्तों, तथा दोस्तों यह फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं।
सस्यमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसीलिए इसमें सीमित वृद्धि होती है। फूल तला भिसाड़ी क्रम में लगे रहते हैं, फूल तला भिसाड़ी क्रम में लगे रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पुष्प फ्लावर देखिए दोस्तों, पुष्प फ्लावर देखिए दोस्तों। एंजियोस्पर्म में पुष्प फूल एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षी रचना है। यह एक रूपांतरित प्रारोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्रमानुसार दोस्तों फूले हुए पुष्पामृत जिसे पुष्पासन कहते हैं पर लगे रहते हैं। ये है दोस्तों कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। नेक्स्ट है दोस्तों कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है, जबकि पुमंग तथा जयांग लैंगिक अंग है दोस्तों। कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग है तथा जबकि पुमंग और जयांग लैंगिक अंग है दोस्तों। कुछ फूलों में जैसे प्याज में कैलिक्स तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। इन्हें पुड़ीदल पुंज पेरियंथेंस कहते हैं, तो पेरियंस कहते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं दोस्तों। जब फूल में पुंकेसर अथवा पुमंग दोनों ही होते हैं तब उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा अंटप हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं दोस्तों। देखिए, यदि किसी फूल में केवल एक पुंकेसर अथवा एक अंटप हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। और देखिए, जब फूल में पुंकेसर अथवा पुमंग दोनों ही होते हैं तथा उसे द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। सममिति में फूल त्रिज्य समिति नियमित तथा एक व्यास समिति द्विपार्श्विक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों नेक्स्ट, जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे त्रिज्य सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। इसके उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया आदि। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके तो उसे असममिति अथवा अनियमित कहते हैं दोस्तों, अनियमित कहते हैं। जैसे कि केना, जैसे एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें अनेक उनके उपांगों की संख्या 3, 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्पवृत्त के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है, उन्हें सहपत्री कहते हैं। और जिसमें सहपत्र नहीं होते उन्हें सहपत्रहीन कहते हैं। पुष्पवृत्त पर कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजयांगता, हाइपोगाइनस, परिजयांगता, पेरीगाइनस अथवा अधिजयांगता, एपीगाइनस। देखिए दोस्तों, अधोजयांगता में जयांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अन्य अंग नीचे होते हैं। जैसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इसके समान उदाहरण सरसों, गुड़हल तथा बैंगन है दोस्तों। देखिए परिजयांगता देखिए दोस्तों, अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पांशन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है। इसके समान उदाहरण है दोस्तों पल्म, गुलाब, आरू है। अधिजयांगता में पुष्पांशन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसलिए अंडाशय अधोवर्ती होता है। इसके उदाहरण है सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद तथा धिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैलिकिस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। कैलिकिस, कोरोला। देखिए फ्रेंड्स,
परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पांशन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं। इसमें अंडाशय आधा अधोवर्ती होती है। इसके समान उदाहरण है दोस्तों पल्म, गुलाब, आरू। इसके दोस्तों इसके समान उदाहरण क्या है दोस्तों? तो पल्म है, गुलाब है, आरू है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिजायांगता में पुष्पांशन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। अधिजायांगता में पुष्पांशन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, इसीलिए अंडाशय अधोवर्ती होती है। इसके उदाहरण हैं सूरजमुखी के अर्धपुष्पक अमरूद तथा घिया। दोस्तों अर्धपुष्पक अमरूद तथा घिया आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स देखिए दोस्तों पुष्प के भाग में पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स ये दोस्तों प्रत्येक पुष्प में चार चक्र हैं, जैसे केल्किस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। केल्किस पुष्प में 4 चक्र होते हैं दोस्तों, जैसे केल्किस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। केल्किस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। प्रायः बाह्यदल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। कली की अवस्था में दोस्तों फूल की रक्षा करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों केल्किस संयुक्त बाह्यदली, जुड़े हुए बाह्यदल अथवा पृथक बाह्यदली, मुक्त बाह्यदल होते हैं दोस्तों। कोरोला देखिए दोस्तों कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं दोस्तों। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केल्किस की तरह कोरोला भी संयुक्त दली अथवा कोरोला भी संयुक्त दली अथवा पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पुमंग, एंड्रोसियम। पुमंग दोस्तों एंड्रोसियम पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जननांग अंग है में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है दोस्तों, फ्रेंड्स। जयांग देखिए दोस्तों जैनोसियम को देखिए दोस्तों जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं दोस्तों। जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं फ्रेंड्स। ये एक अथवा अधिक अंडप देखिए दोस्तों जैनोसियम दोस्तों जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं दोस्तों। जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं। ये एक अथवा अधिक अंडप से मिलकर बनते हैं। अंडप के तीन भाग होते हैं दोस्तों। वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है तथा अंडाशय होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं दोस्तों, एक वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है दोस्तों। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागकण को ग्रहण करती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए बीजांड दोस्तों। बीजांड अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम को बीजांड क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास क्या है दोस्तों? कहते हैं बीजांड व्यास सघोष, स्वपोषी, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय तथा मुक्त स्वपोषी प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स इसमें इसके प्रकार देखिए फ्रेंड्स। पुष्प के भाग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स देखिए दोस्तों। फ्लावर्स के भाग एक हो गया दोस्तों आपको बाह्य दलपुंज, एक हो गया दलपुंज, तीसरा हो गया पुमंग, चौथा हो गया जयांग। देखिए फ्रेंड्स इसमें है बाह्य दलपुंज। एक दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग एवं जयांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग एवं जयांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग तथा जयांग मादा जनन भाग है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है टॉपिक है वो है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दोस्तों। पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फ्रेंड्स। देखिए पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हरे पौधे, हरे पादप सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। हरे पादप सूर्य के प्रकाश का प्रयोग कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वह ऊर्जा एडियोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा अपघर्षित निकोटिमाइड्स एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पौधे इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में करते हैं फ्रेंड्स। संपूर्ण क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं जिनमें सभी प्राणी भोजन लेते हैं, जिनसे दोस्तों सभी प्राणी भोजन लेते हैं। हरे पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में देखिए दोस्तों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये दोस्तों सभी प्रकाश संश्लेषी जीव प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। वह कार्य वर्णकों द्वारा किया जाता है जो विशिष्ट कोशिकांगों में व्यवस्थित रहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसे लवक प्लास्टिड्स नाम दिया। ये कवकों तथा प्रोकैरियोट्स जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए हरित लवक देखिए दोस्तों हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के लवक होते हैं। इनका हरा रंग पर्णहरित क्लोरोफिल्स के कारण होता है। पौधों तथा पत्तियों का हरा रंग इन्हीं के कारण होता है। इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है। इनमें दो स्पष्ट क्षेत्र पीठिका या स्ट्रोमा एवं ग्रेना होते हैं फ्रेंड्स, ग्रेना होते हैं। आगे देखिए दोस्तों एस्ट्रोमा देखिए दोस्तों एस्ट्रोमा वह हरित लवक की पीठिका बनाता है। इनमें प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा के इसी भाग में होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों ग्रेना देखिए हरित लवक के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना क्षेत्र में पटुलिकाएं सिक्कों के ढेर की भांति एक दूसरे पर त्वरित रहती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, बायलेकाइट्स कहते हैं दोस्तों। पुष्प। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए पुष्प। उच्च पौधों में हरित लवक में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के हरे वर्णक जिन्हें क्लोरोफिल और तथा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कहते हैं, तथा नारंगी एवं पीले रंग के वर्णक जिन्हें क्रमशः कैरोटीन एवं जेंथोफिल कहते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल में Mg धातु होती है दोस्तों। यह Mg धातु फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि देखिए फ्रेंड्स। 6CO2 + 12H2O प्रकाश पर्णहरित इसमें पड़ता है। 6H12O6 होता है, फिर 6H2O + 6O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से 2 चरणों में संपन्न होती है फ्रेंड्स। एक होता है प्रकाश अभिक्रिया, सेकंड हो गया अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया देखिए दोस्तों लाइट रिएक्शन ये जो होता है फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसकी प्रमुख क्रिया है दोस्तों। फर्स्ट हो गया दोस्तों कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का पर्णहरित द्वारा अवशोषण। सेकंड हो गया पर्णहरित का उत्तेजन एक्साइटेशन। 3 हो गया दोस्तों जल का प्रकाशिक अपघटन फोटोलाइसिस। 4 हो गया दोस्तों ऑक्सीजन का निकलना तथा ई में दोस्तों रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जिसके अंतर्गत एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रह और NADPH का निर्माण या संश्लेषण फ्रेंड्स। यह चरण प्रकाश पर निर्भर करता है, इसलिए इसे प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दृश्य प्रकाश विजिबल स्पेक्ट्रम 380 से 760 नैनोमीटर का उपयोग होता है। दृश्य प्रकाश के अंतर्गत विबग्योर समूह की प्रकाश किरणें आती है, जिनका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 380 से 760 नैनोमीटर होता है। कभी कभी कृत्रिम प्रकाश में भी यह क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल प्रकाश रेड लाइट अधिक
देखिए दोस्तों, लाल प्रकाश रेड लाइट अधिक उपयोगी, मोस्ट इफेक्टिव तथा बैंगनी वायलेट लाइट प्रकाश कम उपयोगी, लास्ट इफेक्टिव होता है दोस्तों, लिस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया देखिए डार्क रिएक्शन दोस्तों, इसमें डार्क रिएक्शन होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया में डार्क रिएक्शन होता है। प्रकाश संश्लेषण की इस क्रिया में संश्लेषण होता है जिसमें CO2 से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। इस क्रिया में CO2 का अस्थिरीकरण व अपचयन होता है जिससे प्रथम उत्पाद PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल 3 कार्बन अणु का होने के कारण इसे C3 चक्र या केल्विन चक्र कहते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए दोस्तों ये दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। एक हो गया बाह्य कारक तथा एक हो गया आंतरिक कारक। बाह्य कारक देखिए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है दोस्तों, सूर्य प्रकाश आता है इसके अंदर, जल, CO2 सांद्रता, ऑक्सीजन एवं ताप। सूर्य प्रकाश, जल, CO2 सांद्रता, ऑक्सीजन एवं ताप दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक देखिए दोस्तों कौन कौन से। फर्स्ट देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, परंतु इसके बाद CO2 की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड दोस्तों तापमान में देखिए, तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य का तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त माना जाता है। यदि सभी कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी हो जाती है, किंतु 40 डिग्री सेल्सियस के पश्चात और अधिक तापमान में वृद्धि होने के प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन की अधिकता होने पर रूबिस्को एंजाइम की प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाशीलता घट जाती है दोस्तों। इस प्रक्रिया को वार्मबर्ग प्रभाव दोस्तों, इस प्रक्रिया को वार्मबर्ग प्रभाव इफेक्ट कहते हैं, वार्मबर्ग इफेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रकाश देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश में सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक आवश्यक घटक है दोस्तों। किसी क्षेत्र विशेष में प्रकाशीय तीव्रता बढ़ने पर पादप द्वारा प्रकाश ग्रहण करने की दर में भी वृद्धि होती है। नीले व लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक गति से होता है दोस्तों। अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है, इस कारण इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। हरे रंग का प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। श्वेत प्रकाश में प्रोटीन का, जबकि लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण दोस्तों। याद रखिए रेड ड्रॉप कहते हैं, मतलब कि अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है, इस प्रकार को दोस्तों रेड ड्रॉप कहते हैं। और हरे प्रकाश में हरे रंग के प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है। श्वेत प्रकाश में प्रोटीन का, जबकि लाल प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जल। देखिए जल जो दोस्तों, जल की कमी का प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जल की मात्रा कम होने पर पादपों को कम मात्रा में CO2 प्राप्त होती है दोस्तों, क्योंकि पौधों में उपस्थित रंध्र स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अवरक्त प्रकाश संश्लेषण की दर मंद हो जाती है, इस प्रकाश को रेड ड्रॉप कहते हैं। हरे रंग का प्रकाश पत्तियों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। श्वेत प्रकाश में दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें दोस्तों श्वेत प्रकाश में प्रोटीन और लाल प्रकाश में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। देखिए दोस्तों आगे आते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों जल में देखिए जल क्या है दोस्तों। जल की कमी का प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जल की मात्रा कम होने पर पादपों को कम मात्रा में CO2 प्राप्त होती है, क्योंकि दोस्तों पौधों में उपस्थित स्टोमाटा रंध्र बंद हो जाते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित जल का 1% से भी कम जल प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। जल की कमी में उपापचयी प्रक्रिया बाधित होती है और पत्तियां गिर जाती है दोस्तों। पत्तियां गिरने का कारण यही है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए दोस्तों, सेकंड में दोस्तों आंतरिक कारक। ये तो बाह्य कारक हो गया दोस्तों, अब है आंतरिक कारक में दोस्तों इंटरनल फैक्टर्स है दोस्तों। पर्णहरित
जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। कुछ जीवाणुओं में सूर्य ऊर्जा के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यह जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण नीले हरे जीवाणु, बैगनी जीवाणु, नीले हरे जीवाणु, बैगनी जीवाणु। आगे दोस्तों देखिए, पाचन एवं पोषण, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, जीव ऊतकों में मिलने वाली सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। दोस्तों, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जीव व निर्जीव पदार्थ में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना देखिए दोस्तों। जीव ऊतकों में मिलने वाले, देखिए दोस्तों याद रखिएगा, डाइजेशन में दोस्तों, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। और जीव एवं निर्जीव पदार्थों में पाए जाने वाले तत्वों की तुलना देखिए, तत्व दोस्तों और भार। हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन भूपटपट्टी में दोस्तों 0.14% है, जबकि मनुष्य के शरीर में 0.5% है। कार्बन दोस्तों भूपटपट्टी में 0.03% है, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 18.5% कार्बन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन जो है ये भूपटपट्टी में 46.6% है, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 65% ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजन दोस्तों भूपटपट्टी में बहुत थोड़ा है, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 3.3% है। सल्फर 0.03% है, जबकि मनुष्य के शरीर में 0.3% है। दोस्तों आगे देखिए तो सोडियम दोस्तों, सोडियम जो है Na, ये पृथ्वी में 2.8% होता है, 2.8% होता है दोस्तों, जबकि मनुष्य के शरीर में 0.2%, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 0.2% है। कैल्शियम दोस्तों, कैल्शियम 3.6% है भूपटपट्टी में, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 1.5% है। दोस्तों मैग्नीशियम भूपटपट्टी में 2.1% है, जबकि मनुष्य के शरीर में दोस्तों 0.1% है। और सिलिकॉन देखिए दोस्तों, सिलिकॉन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिलिकॉन भूपटपट्टी में ही दोस्तों पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर में दोस्तों नगण्य रहता है। आगे दोस्तों CN राव द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री से उद्धृत विश्वविद्यालय प्रकाशन हैदराबाद, उसी के द्वारा लिखा गया दोस्तों ये। और देखिए दोस्तों, जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची अब देखिए फ्रेंड्स। जीव ऊतक में घटक और सूत्र, सोडियम का दोस्तों Na+, सोडियम Na+, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, जल H2O, और यौगिक दोस्तों हो गया NaCl, CaCO3, PO4 3- SO4 2-। ये हो गया दोस्तों। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए, तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 व जलवाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं दोस्तों, इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फास्फेट आदि अम्ल दोस्तों, घुलनशील अंश में मिलते हैं। इस कारण दोस्तों से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। जानकारी मिलती है। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बन व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है दोस्तों, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 9 नंबर चैप्टर जो था दोस्तों वो खत्म हो गया, और 10 नंबर चैप्टर कल से दोस्तों स्टार्ट करेंगे, पाचन एवं पोषण। देखिए फ्रेंड्स, अब कल के सेशन में करेंगे, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिए। धन्यवाद।